नमस्कार, मैं हूं सचिन। चलिए वहां खबर जहां में आज सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही उस सुनवाई की जिस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी। एक मायने में यह कहा जाए, क्या पुरुष को पुरुष से, स्त्री को स्त्री से विवाह करने की इजाजत मिलेगी भारत में? क्या भारत में ऐसा संभव हो पाएगा? सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। आज से समलैंगिक विवाहों पर सुनवाई की शुरुआत हुई है। देश भर की अलग अलग अदालतों में दाखिल 20 याचिकाओं पर संविधान पीठ कल भी सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के साथ ही देश में एक नई चर्चा की शुरुआत हो गई है। वो ये कि LGBTQ समुदाय एक बार फिर से 2018 की तरह ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद कर रहा है। जिस वक्त आपको याद होगा 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, वहीं उसी वक्त मांग उठने लगी थी LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से कि अब हमें विवाह की इजाजत दी जाए। और विवाह की इजाजत के बाद ऐसी याचिकाएं कोर्ट के पास आने लगी थी कि उन विवाहों को पंजीकृत करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए भी जो है निर्देश जो है वो जारी किए जाएं। स्पेशल मैरिज एक्ट किया थी। तो केंद्र सरकार सहित धार्मिक संस्थाओं ने हलफनामा दायर किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र सरकार से कि आपका इस पर क्या राय है, हलफनामा दीजिए। केंद्र सरकार ने इस पर विरोध दर्ज किया, यह तक कहा कि इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो याचिका करता है वो उसे मौलिक अधिकारों से जोड़ रहे हैं। एक बड़ी बहस करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को एक बहुत बड़ी बहस से यह जोड़ती है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही थी। इसी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं को एक करके सुनवाई शुरू की। इस याचिका पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुनवाई का विरोध करते हुए कहा था कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार के स्तर पर इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने एक तरह से नाराजगी जताते हुए कहा, मैं इंचार्ज हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसी को यह बताने नहीं दूंगा कि इस अदालत की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए। आप जो मांग रहे हैं वो सिर्फ सुनवाई टालना ही है। इस केस याचिकाकर्ताओं के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा है कि विवाह करना हमारा मूल अधिकार है, अदालत को इसमें दखल देना होगा और इसी वजह से 377 वाले फैसले के बाद भी हम यहाँ हैं। जब हिंदू विधवा को पुनर्विवाह की इजाजत दी गई तब भी समाज ने उसे स्वीकारा नहीं था। यहाँ हम आगे बढ़ चुके हैं। समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपराध के दायरे में बाहर कर दिया था, लेकिन अब LGBT समुदाय शादियों को कानूनी मान्यता की लड़ाई लड़ रहा है। I feel that act per se does not cover same-sex marriages. That is only conferring recognition on transgender persons and LGBTQI community persons. There's only a certificate that is given. That is also pursuant to an earlier judgment of Honorable Supreme Court in National Legal Service Authority case. So one objection was this. And second, I think a more important issue that the court would have to consider is, and which Honorable Chief Justice mentioned, that we want to steer clear from the personal laws. Now, I don't know what turn that would take in the coming days, because although special laws, Special Marriage Act could be one way to reconcile the problems that are there, but at the same time, for example, in Bobby's case, her marriage took place under the provisions of Hindu Marriage Act, and then subsequently it was registered under SMA. So we don't know what ramifications would the judgment of the Honorable Supreme Court would have in cases like these. And there are many more couples who have entered into marriages. So if the Honorable Supreme Court does not really delve upon the other personal laws and only restricts itself to SMA,
So there may be other ramifications which may come. समलैंगिक विवाह पर सभी के अपने अपने पक्ष हैं। धर्म, सरकार और समाज इसे अपने अपने पैमाने पर तौल रहे हैं, लेकिन गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जाहिर सी बात है, गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्योंकि जिस तरीके से बेंच का गठन किया गया, जिस तरीके से याचिकाएं तमाम आ रही थी, उन याचिकाओं में कहा गया था कि आप अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है हमारी शादी को रजिस्टर्ड किया जाए या हमें रजिस्टर्ड किया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा गया। केंद्र सरकार का तो यहां तक कहना है कि कानून में फेरबदल या इसके बारे में फैसला देने का अधिकार तो कहीं ना कहीं अदालत को है ही नहीं। अब इस पर 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पारुल खेड़ा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ पारस तोमर हैं, जो कि फिल्म अभिनेता हैं। हमारे साथ विशाल पिनाजी हैं, LGBT कार्यकर्ता। हमारे साथ ज्योति राणा है, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ अश्विनी दुबे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। और हमारे साथ नीति शुक्ला हैं, जो कि LGBTQ कम्युनिटी से आती हैं और साथ ही साथ इस पक्ष में है कि मैरिज का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। सबसे पहले विशाल, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, वो ये कि सरकार अपने हलफनामे में कहती है कि 377 के डीक्रिमिनलाइज होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि LGBTIQ कम्युनिटी जो है सेम सेक्स मैरिजेस को अपने मौलिक अधिकार से जोड़ने लगे, और इस कारण से इन सब याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह परिवार की अवधारणा के विपरीत है। ऐसे में आपका क्या तर्क है कि आप इसे अपने बेसिक ह्यूमन राइट से, मौलिक अधिकारों से जोड़ करके ये पूरी सुनवाई रख रहे हैं? पहले तो ये सिर्फ सेम सेक्स मैरिज तक सीमित नहीं है। ये मैरिज बिटवीन एनी टू कंसेंटिंग अडल्ट्स के बारे में है। वो पर्सन स्त्री पुरुष या स्त्री और पुरुष और कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो सकता है, कोई किन्नर हो सकता है, कोई नॉन बाइनरी पर्सन भी हो सकता है। तो ये जो केस है सिर्फ सेम सेक्स मैरिज के लिए नहीं, तो सेक्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बिटवीन एनी टू पर्सन के बारे में है। जहाँ तक कि सेंटर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ जाता है या ऐसे कुछ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो कल्चर पे तो बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। आज अगर मेरे इर्द गिर्द जितने भी सिस जेंडर हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं, जैसे कि मेरे माता पिता है या मेरी बहन है और उनके पति है, अगर उन कपल्स को कोई राइट मिलता है लीगली, जैसे कि राइट टू अडॉप्शन है, राइट टू इनहेरिटेंस है, नेक्स्ट ऑफ किन के राइट्स है, और अगर मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को या मेरा जो भी कोई पार्टनर है या होगा फ्यूचर में उसको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा हक है कि हमें इक्वल राइट्स मिले। लोगों को इस बात की सीरियसनेस नहीं पता चलती है कि ये राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। लीगली तो मैंने जैसे आपको बताया ये सारे रीजंस है, बट इसका मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारे जो समाज में जो क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट है, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। इसका एक मैं पर्सनल एग्जांपल अपनी लाइफ से दूंगा कि मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, जहां पे मेरे सारे फ्रेंड्स को कपल इनविटेशंस गया उनके पार्टनर्स के साथ, और मुझे मेरे पार्टनर के साथ इनवाइट नहीं किया गया। आपको लगेगा कि ये बहुत मामूली बात है, बट यहाँ पे बहुत सारा ये बात आ जाता है कि वैलिडेशन नहीं मिलता हमारे रिलेशनशिप्स को। मेरा उस टाइम पे जो पार्टनर था, हम 10 साल से एक साथ थे, बट मुझे मेरा कपल इनविटेशन नहीं आया। लेकिन मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनकी हाल ही में भी शादी हुई थी, उनके पार्टनर्स को इनविटेशन था। यहाँ पे बात इनविटेशन की नहीं है, बट वैलिडेशन की कि सोसाइटी एक्सेप्ट हमें करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, सोसाइटी ने तो बहुत एक्सेप्ट सारी किया ऐसी ना। बातें नहीं, हैं। एक बात बताइए, फिर मैं इसके बाद इसके लीगल पॉइंट्स पे जाऊंगा। सोसाइटी ने तो एक्सेप्ट किया ही ना, जब 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब कि हम सब एक बराबर हैं, सोसाइटी ने तो वो कर दिया। लेकिन जब बात आती है परिवार की, जब बात आती शादी की, जिस राइट को आप मांग रहे हैं, तो उसके लिए भी एक परिभाषा जो है या फिर जो एक एक्ट है उसमें लिखी गई। अब हिंदू मैरिज एक्ट है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें वो परिभाषा तय की गई है, पति की क्या परिभाषा, पत्नी की क्या परिभाषा। फिर यहां पर तो तमाम वो चीजें, टेक्निकलिटीज को चैलेंज हो गया ना कि कौन पति कौन पत्नी, कैसे फिर वो तमाम चीजें बाइफरकेट होंगी, क्योंकि एक्ट में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है वो एक्ट पहले से ही डिफाइन कर रहा है पति और पत्नी के राइट्स क्या हैं। फिर वो कैसे डिफाइन करेगा कि कौन पति और कौन पत्नी? ये आप स्पाउस बोल सकते हो। फैमिली का मतलब, कपल का मतलब सिर्फ मैन और वुमन नहीं होता है, मैन और मैन भी हो सकता है, वुमन और वुमन भी हो सकता है। ये सारे डेफिनेशंस चेंज हो रहे हैं।
और वक्त के साथ साथ हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो डेफिनेशंस हम बोलते थे कपल के या फैमिली के, वो चेंज हो रहे हैं और हमको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अश्विनी दुबे, अब मैं आता हूं इसकी लीगैलिटी पर, क्योंकि यहां पर सरकार ये तर्क देती है, जो कि तर्क मैंने बताया यहां पर विशाल को भी, वो तर्क ये देती है कि परिवार की बेसिक अवधारणा की अगेंस्ट है। इस तरीके से जो है जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, या फिर जो तमाम याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। बल्कि ये लोग जोड़ रहे हैं अपने तमाम मौलिक अधिकारों से कि देखिए बाकियों को भी राइट है, हमें भी राइट मिलना चाहिए। अब आप इसे कैसे देखते हैं इस एम्बेटमेंट की लीगैलिटी के तौर पर? देखिए, बात जब कानूनी रिश्तों और सोशल वैल्यूज की आती है तो वहां पर हमें जो देश का तमाम पिछले कितने हजारों वर्षों से चला आ रहा जो सिस्टम है उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर हम संविधान के बाद की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यस, हर किसी के पास वो अधिकार है कि वो बड़ी डिग्निटी के साथ और अपनी चॉइस के अनुसार रहे। दो लैंडमार्क जजमेंट्स आई सचिन, जिसमें जस्टिस के.एस. मुत्तुस्वामी की, जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई, और दूसरी जजमेंट आई नवतेज जहर की, जिसमें 377 को डिक्रिमिनलाइज किया। बड़ा बेसिक सा जो प्रश्न है वो ये है कि शादी के बाद सपोज उन कपल्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ, टेम्परामेंटल डिस्प्यूट हुआ, या उनके बीच में आपसी बात, किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा हुआ, और वो इफ दे डिसाइड टू गेट सेपरेटेड, तो डिवोर्स को डील करने के लिए क्या कानून बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगी या वो पार्लियामेंट के विजडम पर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, शादी के बाद इनहेरिटेंस, शादी के बाद एडॉप्शन, शादी के बाद सक्सेशन, शादी के बाद चाइल्ड कस्टडी, शादी के बाद प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कौन वुमेन होगा कौन मेल होगा, ये कैसे, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिसाइड होगा या पार्लियामेंट के विजडम पर डिसाइड होगा? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, क्यूबा, अर्जेंटीना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, हर कंट्री में ये लीगलाइज हो गया है। अब सवाल यह है कि उसको या तो पार्लियामेंट एक बड़े क्लियर इंटेंशन के साथ आए और लेजिस्लेट करे और कानून बनाए। अब दो तरह के लॉज हैं हमारे देश में, एक लॉ जो कोडिफाइड है, एक जो पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंशियल टेस्ट पास करता है, और एक जो पर्सनल लॉ। दोनों में से अगर जो शादी की अवधारणा है वो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में है, बिल्कुल, तो उसको चेंज करने के लिए किस तरीके से उपाय किए जाएंगे, इस पर चर्चा होना जरूरी। अब समाज में एक्सेप्टेबिलिटी की बात में आते हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे जो भाई बैठे हैं, इन लोगों को जरूरत है साथ में रहने की, सम्मान के साथ रहने की, डिग्निटी के। समाज किसी को क्या जुडिशियल ऑर्डर से एक्सेप्ट करता है, या समाज की जब सोच बदलती है तब वो एक्सेप्टेबिलिटी आती है? अभी इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, बड़ा इमोशनल बात कही कि भाई कपल्स को, इनके दोस्तों के यहाँ किया गया, सबको इनवाइट किया गया, बट ही वाज नॉट इनवाइटेड। तो वो इनविटेशन समाज में खुले मन से कैसे मिलेगा? मैं वही तो कह रहा हूं सर, वो एक सामाजिक बदलाव, एक सामाजिक बदलाव होना, एक कानूनी बदलाव होना, और एक हम ये कह रहे हैं कि सदन से बदलाव होना। क्योंकि अगर यहां पर नीति जी, मेरा सवाल ये है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो ये कि ठीक है, बिल्कुल समान अधिकार होने चाहिए, बिल्कुल समान तरीके से जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, और सेक्सुअल किसी की चॉइस के ऊपर जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये तो हमेशा बातें होती रही हैं। लेकिन जब बात होती है और उसके अलावा भी कोई किसी के साथ रहे, LGBTQI कोई किसी के भी साथ रहे, अपने कंसेंट से, अपने कंसेंसस से साथ रहे, जरूरी थोड़ा है कि उसे रजिस्टर्ड मैरिज के तौर पर ही जब तक मान्यता नहीं मिलती तब तक वो जो है एक लेजिटिमेसी होगी नहीं समाज में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ट्रांस एक्टिविस्ट हूँ, मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए यहाँ काम कर रही हूँ। सबसे बड़ी दुख की बात है, हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे विचार अभी तक आज़ाद नहीं हुए। एज पर द आर्टिकल 21 राइट टू लिव, मेरे को पूरे जीने का अधिकार है, मेरे पास पूरा अधिकार है, मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं अपने पार्टनर को चूज करने का। LGBT कम्युनिटी हैज ए इक्वल राइट एज मैनी अदर सिटीजन्स, उसके पास पूरा राइट है अपने पार्टनर को किसको, कहाँ, कैसे वो चॉइस करे। 3 जैसे मुझे है अधिकार है, मुझे एक मैन को या हेटेरोसेक्सुअल को चॉइस करने का, 3
LGBTQ कम्युनिटी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपना पार्टनर किस तरह से चॉइस करे। नहीं, लेकिन अभी तो जो हमारे ऐसे तमाम कई मैरिज हैं एक्ट्स हैं वो मेरे तो पास कभी transgender मैन टू मैन जो और अपने वुमेन टू वुमेन की या फिर सेम सेक्स के को अधिकार तो नहीं देता ना, मतलब हाँ, इन द मैं सेंस कि अगर देखा आगे जाए मेरे ट्रांसजेंडर मेरे पास ऐसे कई कपल जी। हैं जो दोनों आपस में रह रहे हैं, अपनी पेरेंट्स को भी बता के रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। जब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली मेरे और आपके जैसे समाज ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है। जब हमारे समाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसमें अब लॉ अपना एक कानून बना रहा है कि ये अपराध है। ये अपराध कैसे हो सकता है, कैसे क्राइम है ये, मुझे अभी तक इस बात को समझ में नहीं आया। अगर आप कह रहे हैं तो LGBT के लिए एक अलग कानून बनाया जाए कि ये एज ए पार्टनर रहते हैं, ये लोग एज ए पार्टनर रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। ट्रांसजेंडर्स में तो ये जैसे ट्रांस मैन है और ट्रांस वुमेन इस तरह से रहते हैं, ट्रांस वुमन ट्रांस मैन। और गे और उसमें एल में लेस्बियन में ये लोग एज ए पार्टनर रहते हैं, ये इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, फिर इसके लिए कानून तो फिर बनाया या तो जाएगा, कानून में कुछ पूरा rights बदलाव के ये तो संसद कर सकता है। जो कानून इस वक्त जो है, हाँ, भले वो संसद हिंदू कर मैरिज सकता है एक्ट हो, इसको ना, पर्सनल इसको संसद बीच में मैरिज क्यों आ जो रहा हो है? या स्पेशल मैरिज हो, वो तो हाँ, सदन कर सकता है। homosexual या फिर आप ये एक और मांग और लेकर के कुछ है। जाएं, इस पर भी मैं आता हूं, मैं आपको एक एक पॉइंट जो है अपने और पैनलिस्ट से लेकर, या फिर इसमें एक और एस्पेक्ट ले लूं कि ज्योति राणा, कि हम इसमें ये एक और एस्पेक्ट लेकर के जाएं कि LGBT और क्यू कम्युनिटी के लिए जो है एक अलग से ही मैरिज एक्ट बना दिया जाए, सदन उसके लिए बैठे कि इस कम्युनिटी के लिए एक अलग से मैरिज एक्ट बने। जी बिल्कुल, जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट हमारा एक अलग से एक्ट बना 2014 में, जब जजमेंट आया तो उसके बाद ट्रांसजेंडर एक्ट भी बना, तो LGBTQ भी एक एक्ट बन सकता है। और जो चेंजेस लेके आने हैं वो पर्सनल लॉ में चेंजेस लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंजेस लाइए। मेल फीमेल जहाँ डिफाइंड है वहाँ स्पाउस डिफाइन करा जा सकता है, और LGBTQ करके एक एक्ट बनाया जा सकता है जिसमें उनके सारे राइट्स। और देखिए समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैरिज को लेकर के नहीं है इनकी लड़ाई है। इनको जो ये अपराध की दायरे से तो ये पहले ही बाहर आ चुके हैं 2018 के जजमेंट से। बिल्कुल। अब जो लड़ाई है इनकी, वो मैरिज के बाद जो और मैरिड कपल्स को जो राइट्स मिलते हैं, जो और जगह जो एम्प्लॉयमेंट में राइट्स हैं, जो टैक्स के राइट्स हैं, जो पेंशन बेनिफिट्स हैं, जो इंश्योरेंस अगर कराना है तो उसमें जो राइट्स हैं, वो जो बेनिफिट्स हैं, वो जो सारे राइट्स हैं वो मैरिड कपल को मिलते हैं, जो इनको नहीं मिलते। तो हमारा समाज चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है कहने के लिए कि हाँ आपको राइट्स दिए जा रहे हैं, तो इनको इतना छोटा महसूस कराया जा रहा है कि आपको दिए जा रहे हैं राइट्स, जबकि मेरे लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन से ऊपर तो नहीं, रिलीजन से ऊपर ही है, रिलीजन तो ऊपर नहीं है। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही क्लियरली ये बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इनके बेसिस पर नहीं डिस्क्रिमिनेशन करा जाएगा। नहीं, और लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन clearly नहीं हो किया रहा जाएगा, है। इसमें आप कह रहे हैं कि राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन पारस, आपको लगता है कि इस वक्त ये वक्त आ गया है कि हमारा समाज इतना मैच्योर हो गया है कि इस कानून को लेकर के हम एक इस बड़ी बहस के साथ सदन में जाएं और कहें कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, कि एक गे से भी शादी कर सकता है, गे लेस्बियन से भी शादी कर सकता है, और जो आपस के कंसेंट्स हैं, जो आपस के कंसेंट है किसी भी तरीके से ये भी शादी कर सकते हैं, उसको मान्यता भी देंगे और उसके बाद उनको वही मैरिज राइट्स भी देंगे जो मेल फीमेल के एक परिवार को या मैरिज को दिया जाता है। क्या हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इस पर बहस नहीं, काम किया जाना चाहिए? पारस तोमर। एक्चुअली मेजोरिटी काफी दिखी जब 370 को डीक्रिमिनलाइज किया। उसका रीजन ये था कि अब क्या हुआ, मोस्टली पीपल रियलाइज कि पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में रियलाइज संवैधानिक रूप से आपको जब ये गवर्नमेंट बोल रही है दैट यू आर नो मोर अ क्रिमिनल, आई थिंक पीपल रियलाइज दे नीडेड टू शट अप इफ दे डिडंट एग्री। यू नो, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा वो होता है कि भाई हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पीपल द राइट टू मैरिज, जो सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स की वो भी हो जाए। यू नो, एक्चुअली उल्टा है। हम हमेशा सोचते हैं कि समाज जब सुधरेगा, जब समाज बदल जाएगा, जब समाज में इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस आ जाएगी फिर लॉज बदलेंगे। एक्चुअली बात बहुत बार अलग होता है। जब 377 हुआ, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 377 मैंने डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, एक्चुअली समाज उस कारण की वजह से बहुत बदलने लग गया। तो काफी लोग जो अनशन बकते थे, बकवास करते थे, गालियां देते, कुछ कुछ करते थे, नाउ देयर वाज अ होल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु सेड शट अप, the government of India, the constitution of India is giving people all these rights। जिसका मतलब ये है, अगर संविधान आपको इतनी इज्जत दे रहा है, आपको क्लियरली बोल रहा है we owe you an apology for yours, उसका मतलब ये है कि आप अपनी सोच बदलिए।
तो दूसरी बात है, आई अंडरस्टैंड दैट द सेंटर हैज बीन अपोजिंग दिस, जो मुझे समझ में ही नहीं आया। हमारे जो गवर्नमेंट के लॉज है, इतने सारे लॉज हैं जो वेस्ट से इंस्पायर्ड हैं। एयरपोर्ट्स पे जब 100 ml के ऊपर आप लिक्विड वेस्ट में नहीं लिया, जैसे इंडिया ने भी कर दिया। पहले कैनबिस इंडिया में लीगल होता था, जब वेस्ट में 80s में बैन हो गया, हमने भी बैन कर दिया। तो आप उनकी बात इन चीजों में मान रहे हो, जब उन्होंने भी अब मैरिज डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी का, जो हमने भी किया। दे हैव आल्सो लीगलाइज्ड गे मैरिज। नहीं, आपको लगता है कि इंडियन सोसाइटी में इतनी कुव्वत है कि उनको सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी जब एक गे पार्टनर के साथ हाथ डाल के चल रहा है कि ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, जो कि यूजुअली हमने अपने समाज में नहीं देखा है, या एक लेस्बियन चल रहा है, या फिर ट्रांसजेंडर चल रहे हैं दो की एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। सामने वाले को देखने की आदत है, एक हस्बैंड एक वाइफ किस तरीके से देखा गया वही समाज में दिखाया गया। क्या हम उस सोसाइटी में इतनी कुव्वत रखते हैं कि हाँ, हम सब कुछ उसको नॉर्मलसी के दर्जे में देखेंगे? बिल्कुल, because I have a lot of faith in India. You know, I have a lot of faith in India and people in India, और ये दिखता है, और ये दिखता क्यों है? I don't know if you've gone to a pride party, I don't know if you've gone to a gay event, I don't know if you've actually seen the footage जो केरला में शादी हुई, which is a gay wedding. If you see the sentiment, you have to understand the sentiment is changing. India is changing, और ये बहुत ही बेहतरीन बात है। जितना मेरा कॉन्फिडेंस अपने भारतीय लोगों में है, that's incredible. हम हर बार, मुझे लगता है ना, हम जो इंडियन माइंड है और इंडियन हार्ट है, उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। We're one of the world's most intelligent nations. That is important to understand. और जो दूसरा पहलू है, 100 में से अगर 4 लोग बोलते भी कि no, we don't accept homosexuality, no problem. If Constitution gives you the right, that is what we listen to. अगर मुझे किसी की शर्ट अच्छी नहीं लगती, पैंट अच्छी लगती, किसी की भाषा अच्छी लगती, वो मेरी प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। They don't need to change their life to suit my benefit. We will listen to the Constitution of India. So the Constitution, if they make this change, will empower the community. तो पारुल खेरा, क्यों लग रहा है फिर गवर्नमेंट को कि हलफनामे में की सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए कि जो बेसिक परिवार की अवधारणा है कि एक पति, एक पत्नी और उसके बाद बच्चे, उसको फैमिली कहते हैं, ये उसके अगेंस्ट? सचिन जी, बड़ी ही एक अजीब सी बात है कि हमेशा जब भी कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी चेंज आया सोसाइटी में, तो उसको हमेशा अपोज किया गया। पहले सती भी होता था, जैसे आप हजारों वर्ष की पहले बात कर रहे थे, सती होता था ना। तो आज के टाइम पे हम बदले, लोग बदले, टाइम के साथ हम लोग बदलते हैं। सती नहीं होता, चाइल्ड मैरिज नहीं होती है, अनटचेबिलिटी पे हम बात करते हैं कि उनको भी इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। तो इनके लिए हम क्यों नहीं बदल सकते? हम बाकी सबके लिए बदलाव की बात कर सकते हैं, तो इनके लिए क्यों नहीं कर सकते? और मुझे जहां तक लगता है सचिन जी, आज का जो युवा पीढ़ी है ना, वो बहुत बदल रही है और बहुत ही बेहतर के लिए बदल रही है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ में कोई लेस्बियन है कि गे है, या मेरे वर्क एनवायरनमेंट में कोई ट्रांसजेंडर है, कि कोई भी जेंडर से है। मुझे लगता है ये जो माइंडसेट है उसे बदलने की बहुत जरूरी है, और वो हम बदल सकते हैं एक कानून के जरिए। अब एक छोटी सी बात है, जैसे 377 अगर लीगलाइज हुआ, आप देखिए हमारा जो इंडियन कल्चर है, हम कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बिलीव करते हैं, वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। हम आज भी आप एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को उतनी वैलिडेशन नहीं देते जितनी एक शादीशुदा कपल या पार्टनर या स्पाउस, जो भी कह लूं, उसको देते हैं आप। तो इनको क्यों नहीं मिल सकती? एक प्यार ही तो किया, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया इन्होंने कि इनको वो वैलिडेशन नहीं मिल सकता? मेरे हिसाब से ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की जब हम बात करते हैं, तो एक बिल्कुल अश्विनी दुबे, इसमें मैं आपको लाना चाहता हूं। पारुल ने एक बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि इसमें मुझे एक बात बताइए कि क्या कसूर विशाल का, या क्या कसूर पारस का, या किसी XYZ का, इसमें कोई भी हो सकता है, किसी का क्या कसूर अगर उसकी ओरिएंटेशन जो है वो अगर मेल होकर के मेल की तरफ है? भैया क्राइम तो नहीं किया ना, 377 ने बता दिया कि क्राइम नहीं किया। फिर उसके बाद वो मैरिज भी करना चाहता है, वो सेटल भी होना चाहता है। अब क्योंकि कानून उसको इसलिए रोक देता है क्योंकि भैया तेरे को एक लड़की से प्यार नहीं हुआ लड़का होते हुए, और यही अलाउड किया गया है समाज में, इसलिए मैं तेरे को शादी नहीं करने दूंगा और शादी का कोई राइट नहीं दूंगा। ये तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ ना, वो तो ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी दुबे, देखिए, रिफॉर्म्स किसी भी समाज में एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर रूप से वो चलती रहती है। रिफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे जैसे दुनिया बदलती है, जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव होते हैं, वैसे वैसे हमें समाज की अवधारणा समाज के अनुसार चलना चाहिए। मैं 2 बातों की तरफ यहाँ इंगित कर, मैं कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको एक कंसेंसस पर आने के बाद कंडीशन ऑफ मैरिज, सेरेमोनियल और रिचुअल रिक्वायरमेंट्स, जो पर्सनल लॉज और कोडिफाइड लॉज में या जो देश में चल रहे हैं, कैसे सोलेमनाइज होगी, कैसे रजिस्टर होगी, रिक्वायरमेंट के क्या, रजिस्ट्रेशन के क्या रिक्वायरमेंट,
स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी कि हिंदू पारस मैरिज ध्यान एक्ट से में सुनिए, होगी? क्योंकि तभी क्योंकि यहाँ पर लीगल प्रैक्टिस करते हैं और इन केस को बारीकी से देख रहे हैं अश्विनी, तो मैं इसका काउंटर कहीं ना कहीं आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स रख रहे हैं, क्योंकि इस चीज के जो हलफनामा दायर किया कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े थे अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। और restitution of conjugal rights, judicial separation, divorce, condition of divorce, alimony, maintenance, pendant life। अभी तो सिर्फ आप कह रहे हैं शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी को लीगलाइज करो, शादी को लीगलाइज करो, फिर एक तरह सोसाइटी भाड़ में जाए, सोसाइटी में भाड़ में जाए, और फिर आप कहते हो आपको कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों बातों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उसी सोसाइटी के पार्ट हैं। उसी सोसाइटी में आपको एक्सेप्टेंस खुले मन से लोगों को करने की जरूरत है। यू कैन नॉट क्रिएट अ डिफरेंट सोसाइटी। You have to be the part and parcel of this society, and that will only be when the parliament or the people will accept it। और वो एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? वो एक्सेप्टेंस आएगी धीरे धीरे, जब इस पर लेजिस्लेट करके कानून बनाया जाए। जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनने लगा तो बोले 125 है ही है, सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का मेंटेनेंस पेंडेंट राइट है ही है, 498 है ही है, तो ये एक अलग लॉ की क्यों जरूरत है? विरोध हमेशा होता है, लेकिन उस विरोध के बाद एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए जरूरी यह है कि रेस्टिट्यूशन को डील करने के पारस, 1 पॉइंट पारस एंड विशाल, फिर उसके बाद मैं आता हूं ज्योति आपके पास। पारस, इनका मतलब यह है कि एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे आती है ना, कोर्ट के ऑर्डर से आप फोर्स नहीं कर सकते ना किसी चीजों को, अपनी की फोर्सिबिलिटी की नहीं, अब मैं भी मैरिज कर ली, मैंने भी मैरिज, और ये फोर्सिबिलिटी होगी, तमाम जो चीजें जो टेक्निकलिटीज है उनका क्या? So actually technicality, I have to say this as clearly as I can. I am, as a citizen, a tax-paying citizen, a proud Indian citizen, demanding my full rights. इसका मतलब ये है, अगर सब लोग बोल रहे हैं अब ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, ऐसे लॉज चाहिए, वो करना पड़ेगा, my जवाब is कीजिए। It is your job as the Constitution of India to amend laws, to make new laws, to make a change. Please do it. तो हर बार मैंने हर डिस्कशन में जब बोला कि लोग सुना कि लोग बोल रहे हैं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, please do it, because it is the job of the Constitution of this India. Our job is to respect it. Our job is to follow it. But it is also the job of the Constitution of this country to make sure that my rights. समाज के बड़े तबके समाज के प्रति भी तो इनकी कोई जवाबदेही है ना, सरकार फिर ये भी कहती है। सरकार तो ऑब्वियसली कुछ करेगी, पर सरकारें बदल सकती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जब बनता है, उसमें अमेंडमेंट्स होता है, दैट इज अ बिगर प्रोसेस। द गवर्नमेंट इन इंडिया आल्सो, दिस गवर्नमेंट हैज बीन प्रीटी कूल। 377 जब गया, it went in this government. So I normally don't understand a lot of politics, but I understand the rights I have as a citizen. So whatever the opposition right now is, the good part is I think once the court says this is the thing, I think the government also follows it, right? सबसे बड़ी चीज ये है, फिलहाल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जब बोलते हैं कि हमको ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, मेरा बहुत बड़ी दरख्वास्त है वो चेंजेस बनाइए। ये जो डेफिनेशन है कपल्स के, मर्द और औरत, उससे ऊपर उठिए। ये जो डेफिनेशन है शादी के कि जो मर्द है, जो औरत है, जो हस्बैंड और वाइफ है, दैट हैज टू ऑल बी चेंज टू स्पाउसेस। आई एम सो प्राउड इंडिया इज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ कंट्रीज व्हिच रिकॉग्नाइजेस द थर्ड जेंडर। हमने वो चेंजेस किए ना, हीट की डे में, बाथरूम में किया, मेन वुमेन अदर्स, तो ये भी चेंजेस आ जाएंगे और ये कर देंगे, और करने पड़ेंगे। सो व्हेन पीपल से वी हैव टू मेक दीस चेंजेस, माय रिस्पांस इज ग्रेट, गेट टू वर्क। ठीक है विशाल, आपका एक कमेंट, फिर उसके बाद नीति जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। नहीं, I just want to add on with whatever Paras and Ashwini जी said कि राइट्स तो आपको देने ही है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का काम है काम करना, जुडिशरी का काम है काम करना, जो भी इंजन इसके पीछे लगानी पड़ेगी वो तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको आपके कंट्री के लोगों को अधिकार देने हैं और उसके लिए जो जितना भी पेन लेना है वो तो हम सबको लेना है, नॉट जस्ट द जुडिशरी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेशन, बट इवन एज अ सिटीजन, एज अ एक्टिविस्ट, as all of us here are willing to help and contribute in getting all these things done so that we all have equal rights. तो हम सबके लिए ये बहुत काम की चीज़ है और हम सबको भी इसमें काम करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके पीछे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और ये है वो है और इसलिए हम नहीं करेंगे, ये तो आप बोल ही नहीं सकते। अधिकार की बात है, अधिकार देने हैं, इक्वल राइट्स देने हैं। और मुझे लगता है सिर्फ अधिकार की बात नहीं, मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है कि सिर्फ अधिकार की बात नहीं, श्रुति जी अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या इस तरह से नहीं इसे देखा जाए कि नीति जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस तरीके से नहीं देखा जाए? हाँ नीति जी, जिस तरीके से नहीं है कि सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, ये तो डेफिनेशन ऑफ मैरिज जो अब तक एग्जिस्ट किया है इस पूरी सोसाइटी में, उसको ही चेंज करने की बात है। इनको राइट्स देना मीन्स द मैरिज, द डेफिनेशन ऑफ मैरिज दैट इज बीन सेट, जिसका बायोलॉजिकल मैरिज कहा जाता है, उसको बिल्कुल चेंज करना और फिर सोसाइटी को एक अलग तरीके से खोल देना। नहीं, बायोलॉजिकल चेंज ही क्यों देखा जा रहा है? आप बायोलॉजिकल पे भी क्यों जा रहे हैं? जब दो हार्ट्स मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं,
तो ये मैरिज नहीं हो सकती क्या उन दोनों की? बायोलॉजिकल पे ही आप क्यों, स्ट्रक्चर पे ही क्यों जोड़ देते हैं कि जब दो दिल मिल गए हैं, उनकी और दोनों जहाँ आपस में तक तैयार है रहने को, जिंदगी बिताने के लिए तैयार है, तो दे हैव ए फंडामेंटल राइट। ठीक है अश्विनी दुबे जी, फिर इसका क्या ऑब्जेक्शन? और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जी। मुझे जहां तक मेरे बड़ों ने सिखाया है कि प्यार और शादी दो जिस्मों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है अश्विनी दुबे जी, इन दो का तर्क क्या देंगे फिर आप, जब दो ने नहीं, फैसला कर लिया कि बिल्कुल सही है, विशाल की बात सही है कि दो आत्माओं का मिलन होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सोसाइटी इवॉल्विंग है, सोसाइटी में रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक्सेप्टेबिलिटी की जरूरत है, और वो एक्सेप्टेबिलिटी तब आएगी जब सब लोग इस पर डिबेट करने के बाद इसको एक्सेप्ट करें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी अपनी थोड़ी सी धारणा ये बदलना पड़ेगा, सोसाइटी भाड़ में जाए, सोसाइटी हो जाए, सोसाइटी हो जाए, नहीं। इसी सोसाइटी में आज के 20 वर्षों बाद आपको जो सम्मान मिलेगा तब आपको लगेगा, 30 वर्षों बाद वो सम्मान आपके भाड़ में जाने के कहने की स्टेटमेंट से नहीं। ठीक वो है सम्मान पारुल को इस पर ऑब्जेक्शन है, पारुल को इस पर ऑब्जेक्शन है। पारुल नहीं, यहाँ पर किसी ने नहीं बोला कि समाज भाड़ में जाए, सोसाइटी को तो सबको साथ लेकर चलना है। सचिन जी, अभी आप सरकार की बात कर रहे थे, तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लाना चाहती हूँ। आजकल एक टॉपिक पे बड़ी चर्चा है, वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। वहाँ हम क्या कह रहे हैं, सबको एक दर्जा दिया जाए, सबको एक तरीके का अधिकार है, चाहे वो शादी हो, सक्सेशन हो, अडॉप्शन हो, किसी भी तरीका हो। मैं उनमें से पॉलीगैमी यानी कि जो बहुविवाह है, जो कि एक वर्ग के लोग जिसमें आदमी 3-3, 4-4 बीवी रख लेते हैं, उस पर मैंने भी सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन डाली। आई एम वन ऑफ द पिटिशनर इन सुप्रीम कोर्ट इन दैट। अब उसमें भी हमारी यही सेम मांग है कि अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करती है कि हम सबको एक ही राइट हो। तो आप यूसीसी पे तो आप हाँ करते हैं सरकार कि हाँ होना चाहिए भाई सबको सेम, कि अगर हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी जाति का है, सबका एक शादी में। तो हम ये ट्रांसजेंडर में आके ये यूसीसी की बात क्यों नहीं करते हैं कि इसमें भी सभी का एक ही मात्र अधिकार हो? ज्योति राणा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही पार्ट हुआ ना। ठीक है एक मिनट, ठीक है मैं नीति जी। हाँ ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही हूँ, जहाँ पे इनके 3 वक्त काम करते हैं। एक तो ये बैगर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं और टोली बधाई, और तीनों को सोसाइटी क्राइम मानती है, कहते हैं गंदा काम करते हैं। इसका रीजन कभी सोसाइटी ने सोचा, कोर्ट ने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा? मैं जब पार्ट ऑफ द सोसाइटी हूँ, सिटीजन हूँ, तो ये नहीं है क्या? इनके लिए आप क्यों नहीं सोच रहे? जब ये अकेले हैं, घर ने निकाल दिया, समाज ने निकाल दिया, सबने निकाल दिया, क्या इनको एक पार्टनर जिंदगी में बिताने के लिए नहीं चाहिए? ये बुढ़ापे तक यही काम करते रहेंगे एज ए सेक्स वर्कर या बैगर्स, और ये एक अपने पार्टनर का अच्छा अगर इनको चॉइस मिल जाती है तो इनको शादी करने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये अपना घर क्यों नहीं बसा सकते? ये अपनी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? नहीं, लेकिन मेरे सेक्स पास वर्कर और ऐसे कई बैगर्स को ट्रांसजेंडर किसने, हैं वो सेक्स आज वर्कर और एज ए बैगर्स को कपल तो रह रहे हैं, उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप एक अच्छा समाज क्यों नहीं बना सकते? नहीं इनका मैम, लेकिन ये partner तुलना बना सेक्स के वर्कर्स और बैगर्स की तो नहीं हो सकती ना, क्यों? नहीं हो सकती। तो जिंदगी common- उनकी कितनी कठोर है, आप देखिए ना, वो भी तो ट्रांसजेंडर्स हैं। ट्रांसजेंडर्स ये 3 काम कर रहे हैं हमारे, तीन काम कर रहे हैं। उनके लिए तो सोसाइटी नहीं सोच रही है। ये ट्रांसजेंडर्स बैगर्स हैं या ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स हैं या टोली बधाई के, उनको तो बुराई कर रहे हैं। चाहे वो घर बना के बसाना चाहते हैं, आपके कहने का ये अपना मतलब हो कि जिंदगी बियॉन्ड बिताना चाहते हैं, तब भी आप बायोलॉजिकल, उनको करने के लिए मतलब बियॉन्ड बायोलॉजिकल जिस तरीके की अवधारणा या जिस तरीके का कॉन्सेप्ट और जो तरीके की डेफिनेशन हम हमेशा देखते आए हैं, क्या ज्योति हमें उस पर जाकर के सोचना पड़ेगा? अगर सोचना पड़ेगा तो इसके लिए एक बहुत बड़ी क्रांति या बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। वो तो शायद सिर्फ सदन ही कर सकता है। जी जी बिल्कुल सचिन जी, ये बिल्कुल सदन ही कर सकता है। और हम बोल रहे हैं कि समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम ऐसा परसेंटेज लोग हैं जो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी भी इनको बहुत ही ऐसे नजरिए से देखा जाता है कि सोसाइटी से अलग लोग हैं। तो ये बिल्कुल, और जब तक कानून नहीं बदलेगा, इनको वैलिडेशन कानून नहीं देगा, तब तक इनको समाज वैलिडेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो चीज हमेशा बोला जाएगा कि ये तो इलीगल है, ये वैलिड ही नहीं है। तो सबसे पहले कानून को ही इनको वैलिडेशन देना होगा। जब हमारा कानून बदलेगा इनको लेकर के, तो समाज भी बदलेगा। पहले 377 को एक क्राइम माना जाता था, लेकिन जब वो चेंज हुआ तो अब बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आए जिन्होंने बताया कि हाँ ये कम्युनिटी को बिलोंग वो एक करते हैं। धारा थी, अब बात कानून की हो रही है। सचिन जी
सचिन जी, बोलिए, बोलिए। एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करना चाहूंगी। पहले इंटरकास्ट मैरिजेस में भी बड़ा वो होता था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, उसे अलग नजर से देखती थी सोसाइटी। आज भी एक वर्ग है जो देखता है, बट आप देखेंगे तमाम स्टेट्स की गवर्नमेंट है जो आज इंटरकास्ट मैरिजेस में रिवॉर्ड दे रही है, स्कीम्स लॉन्च कर रही है। क्यों? ताकि सोसाइटी की सोच बदले। तो इनके लिए क्यों नहीं कर सकती है? इनके लिए क्यों ऐसी कोई स्कीम्स लॉन्च नहीं हो सकती है? क्योंकि हम सोसाइटी में बदलाव कब लाएंगे? जब कुछ गवर्नमेंट कुछ करेगा ना, जब कुछ ऐसा स्कीम्स निकालेंगे, जब आप रिवॉर्ड देंगे। आप इंटरकास्ट मैरिज में कर सकते हैं तो LGBTQI के लिए क्यों नहीं कर सकते? आपका आई थिंक एक KRA होना चाहिए कि आप इनको भी प्रमोट करें, सेम सेक्स मैरिज प्रमोट करें, लोगों की सोच को बदले। ये आपका काम है, कानून बदलना और लोगों की सोच बदलना। ये हमारी ही सोसाइटी के पार्ट है। आप हमें इनको लेके चलना है, आगे बढ़ना है। फिर क्यों लगता है पारस साहब को कि सरकार को ये चीज समझ में नहीं आई जब पिछले साल नवंबर 25 को जो है एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एक जोड़े की याचिका थी कि आप निर्देश दें अधिकारियों को कि हमको स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर किया जाए। फिर उससे पहले नवंबर में एक याचिका आई थी। तो इन याचिकाओं को इकट्ठा करके जब केंद्र से पूछा गया तो केंद्र ने सीधे तौर पर यह कह दिया, जो कि तभी अब संवैधानिक खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई है 5 जजेस की बेंच में, जिसमें केंद्र ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि नहीं, इसे मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? फिर आपको क्या लगता है कि ये मैटर जिसको आप लोग ये समझा रहे हैं कि मैटर दिल का है, ये मैटर प्यार का है, ये मैटर लेजिटिमेसी का है और सबको बराबर राइट्स का है, तो ये सरकार को शायद क्या समझ में नहीं आया या ठीक से कन्वे नहीं हुआ? हमारे सरकार में ना एक कोटा होना चाहिए, LGBTQ कोटा, जहाँ पे सब पॉलिटिशियंस भी हों जो इस बात को एक्चुअली समझ पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इंडिया हैज सम गे पॉलिटिशियंस हु कैन एक्चुअली फाइट फॉर आवर राइट्स। बट जो एक दूसरी चीज थी आज मैंने जो सुनी, मेरे को बड़ा फनी लगा। They said it's a construct of the urban elite। मतलब वो बोल बेसिकली रहते कि जो भी शहर वाले अमीर वाले लोग हैं, ये सिर्फ उनका फंडा है। which I thought, मैं जब वो सुना, I was rolling my eyes so hard। जो अभी डिस्कशन होता है ट्रांसजेंडर्स के, LGBTQ, जो T है वो ट्रांस है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांस कम्युनिटी वो है ही ये, वो सेक्स वर्कर्स क्यों बनते हैं, वो बेगर्स क्यों बनते हैं? वो बनते बेगर्स और सेक्स वर्कर्स इसलिए हैं क्योंकि उनको कोई नौकरियां नहीं देता। तो व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दिस अर्बन एलीट प्रॉब्लम, लोग हैं कहां से सोच रहे हैं कि ऑल दी LGBT रिच एंड फेमस, ऑल दी एक्टर्स एंड द मेकअप आर्टिस्ट एंड द कोरियोग्राफर्स, वो ये कह रहे हैं ना कि ऐसी मांग कोई बड़े बड़े शहरों से, बॉम्बे, दिल्ली और इस तरह के कपल्स जो है उस तरीके से एलीट जिसे कहते हैं, एलीट विचार की तरफ से आती है, गांव से, देहात से, कस्बों से। तो हमने नहीं देखा कि दो कपल आ गए कि हमको शादी करनी है और हमारे को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो है मंजूरी दो। आप इंडिया में कितना ट्रैवल करते हैं एज अ गे एक्टिविस्ट, व्हेन आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, इतने सारे छोटे शहरों में इतने लड़के लड़कियां हैं जो ओपनली गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स होते हैं। यू नो, व्हेन वी कीप सेइंग समाज बदल रहा है, आई रियलाइज आई डोंट रियलाइज स्मॉल टाउन इंडिया इज वेरी प्रोग्रेसिव। हमें अपने एसी के घरों में, मैं तो सिर्फ एस्पेक्ट समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं, यही कहूंगी, संसद के पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है LGBTQ का ना। नहीं, डेफिनेटली इस पर चर्चा शुरू हुई है एटलीस्ट, जैसा और अश्विनी जी ने कहा कि ठीक है, इसकी जो टेक्निकलिटीज है वो लीगल टेक्निकलिटीज भी, इसको जो टेक्निकलिटीज है टेक्निकली दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कम्युनिटी। ठीक है, चलिए इस पर बहस शुरू हुई है, लेकिन बहुत नहीं बिल्कुल, तभी लोगों को, कम से कम लोगों को समझ में आएगा, बात होगी, बात निकलेगी, तभी तो हम रिफॉर्म की तरफ चीजों को लेकर के जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।